बच्चों, आज हम कोशिका के सूक्ष्म जीव अणु के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें मालूम है जीवों का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और ये जो कोशिकाएं हैं वो बहुत सारे रासायनिक तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। ये रासायनिक तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। इन रासायनिक तत्वों का एक गुण होता है, वो अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए दूसरे तत्वों से क्रिया करते हैं। तो इन्हीं क्रियाशीलता के कारण बहुत सारे रासायनिक तत्व आपस में मिलकर एक जीव शरीर का निर्माण किए हैं। प्रत्येक जीव के शरीर के अंदर जो है 3 प्रकार के तत्व जो है जो ये तत्व जो होते हैं वो 3 रूपों में पाए जाते हैं। एक तो स्वयं तत्व के रूप में, फिर यौगिकों के रूप में और फिर मिश्रण के रूप में। तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है, इसके बारे में भी आपने रसायन में पढ़ लिया है। ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु मौजूद होते हैं उनको कहते हैं तत्व। फिर 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं का निश्चित अनुपात में मिलने से जो रासायनिक पदार्थ जो तैयार होता है उसको कहते हैं यौगिक। और 2 या 2 से अधिक तत्वों को तत्वों के परमाणु को किसी भी अनुपात में यदि हम मिला दें तो उससे बना हुआ पदार्थ कहलाता है मिश्रण। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिका के अंदर ये पदार्थ जो है स्वयं तत्व के रूप में मौजूद हो सकते हैं या यौगिक के रूप में मौजूद हो सकते हैं या फिर मिश्रण के रूप में मौजूद हो सकते हैं। तो ये जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो रासायनिक तत्व हैं, इन रासायनिक तत्वों को हम 3 श्रेणी में बांटते हैं। वो 3 श्रेणी कौन कौन से हैं? पहला दीर्घमात्रिक तत्व, दूसरा सूक्ष्म मात्रिक तत्व और तीसरा अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व। ये 3 प्रकार के तत्व हो गए। दीर्घ मात्रिक तत्व किसे कहेंगे? ऐसे तत्व जिनकी शरीर में उपस्थिति बहुत अधिक होता है, या ये दीर्घ मात्रिक तत्व वे तत्व होते हैं जिनके द्वारा ही शरीर के अधिकांश भागों का निर्माण हुआ है। अर्थात ये जो दीर्घ मात्रिक तत्व होते हैं इनसे प्रत्येक जीव के शरीर का लगभग 93% भाग का निर्माण हुआ है। तो दीर्घ मात्रिक खनिज तत्व के अंतर्गत हम किन किन तत्वों को लेंगे? एक तो हो गया कार्बन, फिर हो गया हाइड्रोजन और फिर हो गया ऑक्सीजन। ये 3 ऐसे तत्व हैं जो शरीर में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हम अपनी शरीर की त्वचा की बात करें तो त्वचा जो है प्रोटीन से बना हुआ है और प्रोटीन के बनाने वाले जो घटक हैं वो उसमें मौलिक रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उसी प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य है, उस जीव द्रव्य मौजूद है। उस जीव द्रव्य का प्रमुख घटक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा। इन समस्त पदार्थों का निर्माण जो है इन्हीं दीर्घ मात्रिक तत्वों के द्वारा हुआ है। अब हम देखते हैं दूसरा सूक्ष्म मात्रिक तत्व। तो वे सूक्ष्म मात्रिक खनिज तत्व ऐसे खनिज तत्व होते हैं जिनकी शरीर में जो है बहुत ही कम मात्रा पाया जाता है। ये कम मात्रा में ही उपस्थित होकर शरीर की रासायनिक क्रियाओं को जो है और शरीर की संरचना को बनाए रखने में जो है महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया। ये सब खनिज तत्व जो है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ये सभी रासायनिक तत्वों को सूक्ष्म मात्रिक रासायनिक तत्व कहते हैं और प्रत्येक जीव के कोशिका का लगभग 2% भाग का निर्माण करते हैं। फिर तीसरे तत्व देखते हैं हम अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व। ऐसे रासायनिक तत्व जिनकी शरीर में जो है आवश्यकता बहुत ही कम होती है, तो ऐसे रासायनिक तत्वों को हम सूक्ष्म मात्रिक रासायनिक तत्व कहते हैं। जैसे आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, बोरान हो गया, फिर मॉलिब्डेनम हो गया, फिर आयरन हो गया। ये सभी ऐसे रासायनिक तत्व हैं जिनकी शरीर में आवश्यकता बहुत ही कम है या ये शरीर में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो ऐसे रासायनिक तत्वों को ही हम अति सूक्ष्म मात्रिक रासायनिक तत्व कहते हैं। अब हम देखते हैं अगला चीज, कोशिका सूक्ष्म जीवाणु के अंतर्गत
कोशिकी पूल। कोशिकी पूल या इसी को कहते हैं सेलुलर पूल। कोशिका के अंदर या जीवों के शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं और उन कोशिकाओं में ये जो रासायनिक तत्व जो है या तो तत्व के रूप में मौजूद रहते हैं या फिर यौगिक के रूप में मौजूद रहते हैं। तो ये जो कोशिका के अंदर बहुत सारे जो तत्व जो है रासायनिक यौगिकों के रूप में या अणुओं के रूप में मौजूद रहते हैं, इन्हीं रासायनिक अणुओं को या रासायनिक यौगिकों को सम्मिलित रूप से कोशिकीय पूल कहते हैं या सेलुलर पूल कहा जाता है। या फिर किसी कोशिका में पाए जाने वाले सभी अणुओं को, जितने भी रासायनिक तत्व हैं जो आपस में क्रिया करके यौगिकों का निर्माण किए हुए हैं, उन समस्त रासायनिक अणुओं को जो है एक साथ कोशिकीय पूल या सेलुलर पूल कहा जाता है। अब हम सेलुलर पूल के अंतर्गत देखते हैं हमारे शरीर में जो रासायनिक तत्व जो होते हैं वो अणुओं के रूप में या यौगिकों के रूप में दो रूपों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक तो कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक या अणु के रूप में। तो ये जो कार्बनिक यौगिक जो है कोशिका के लगभग 9% भाग का निर्माण करता है और इसका प्रतिशत मात्रा रहता है इसके अगेंस्ट, जैसे 9% रहेगा तो अकार्बनिक यौगिक होते हैं 1%। तो इस तरीके से इनके बीच जो अनुपात होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक अणुओं के बीच जो अनुपात होता है वो 9:1 का होता है। तो हम कोशिका के अंतर्गत जो पाए जाने वाले समस्त अणु को एक साथ कोशिकीय पूल के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी कोशिका की जो कोशिकीय पूल है उस कोशिका में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक अणु और अकार्बनिक अणुओं से या यौगिकों से मिलकर बना हुआ है, वो कोशिकीय पूल कहलाता है। अगला देखते हैं कोशिकीय पूल का अनुपालन। कोशिकीय पूल का अनुपालन। कोशिका के अंदर जितने भी यौगिक उपस्थित हैं, जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं, उनमें वातावरण में परिवर्तन के अनुसार हमेशा उनकी जो है मात्रा में जो परिवर्तन होता रहता है और उनकी शरीर की कोशिकाओं को आवश्यकता जो है लगातार होता रहता है। तो ये जो अणु है, कोशिकीय जो अणु है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अणु हैं, इनकी आवश्यकता किसी या फिर किसी पदार्थ की कमी हो जाती है। वो आवश्यक अणुओं में यदि किसी की कमी हो जाती है तो वो कोशिका के जो जैविक क्रिया है, कोशिका के अंदर होने वाले जो क्रियाएं हैं वो अनियमित हो जाते हैं, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, जिसके कारण उसके शरीर में होने वाले जो कोशिका के अंदर होने वाले जो क्रियाएं हैं वो बीच में अवरुद्ध हो जाते हैं। या फिर किसी अणु की कमी के कारण वो रासायनिक अभिक्रिया या वो जैविक क्रिया संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए कोशिका के अंदर जो भी अणु मौजूद हैं कोशिकीय पूल के रूप में, उस कोशिकीय पूल का अनुमापन करना जीवों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि वह उसका अनुपालन नहीं करते, तो अनुपालन नहीं करेंगे तो उनके शरीर की जो क्रियाएं हैं वो अनियमित हो जाएंगे और अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। ये जो कोशिकीय जो अणु होते हैं वो कोशिका के अंदर प्रविष्ट कैसे होते हैं? हमें मालूम है एक कोशिका है, कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ये जो प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की गुण या विशेषता ये पाया जाता है कि ये चयनात्मक पदार्थों को ही अपने से आर पार जाने देता है, अर्थात ये सेमी परमेबल होता है। आवश्यक पदार्थों के लिए ही पारगम्य होता है और जो अनावश्यक पदार्थों के कोशिका के लिए, उन पदार्थों के लिए पारगम्य नहीं है। तो जो कोशिकीय अणु होते हैं उन्हीं इसी पारगम्य झिल्ली को पार करके इस कोशिका के अंदर प्रविष्ट होते हैं। जो कोशिकीय पूल के अंतर्गत आवश्यक जो कार्बनिक अणु होंगे जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के लिए पारगम्य है, ऐसे अणु जो है इसी कोशिकीय झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को पार करके कोशिका के अंदर प्रविष्ट होते हैं।
और अनावश्यक जो कार्बनिक अणु हैं वो अनावश्यक कार्बनिक अणु इन्हीं प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा विस्तृत होकर शरीर से बाहर या कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इनका पालन करना जो है, कोशिकीय पुल का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। अब अगला हम देखते हैं कोशिकीय पुल की उपयोगिता। कोशिकीय पुल की उपयोगिता, तो कोशिका की संरचना और उसके कार्यों में जो है कोशिकीय पुल या कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त अणु की विशेष योगदान होता है। ये अणु जो है यदि उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो उस सिचुएशन में कोशिका की जो संरचना जो है वो रप्चर हो सकता है या उसकी जो जैविक क्रिया है वो अनबैलेंस्ड हो सकता है। इसलिए कोशिकीय पुल जो है जीवों के कोशिकाओं के लिए या जीवों के शरीर के लिए जो है बहुत ही आवश्यक घटक होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कोशिकीय पुल जो होता है जीवों की जो अणुओं की आवश्यकता होती है उसका आपूर्ति का भंडार होता है, अर्थात वहीं से किसी तत्व की कमी हो रही है उसकी पूर्ति किया जाता है, कोशिकीय पुल से ही उसको पूरा किया जाता है। अब हम देखते हैं कोशिका के अंदर जो अणु होते हैं वो अणु कितने प्रकार के होंगे। तो कोशिका के अंदर दो प्रकार के अणु मौजूद रहते हैं, एक तो सूक्ष्म जीव अणु और दूसरा बृहद जीव अणु। जो अणु हैं जिनको हम कोशिकीय पुल के नाम से, कोशिका के अंदर जो जितने भी अणु पाए जाते हैं जिनको हम कोशिकीय पुल कहते हैं, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला सूक्ष्म जीव अणु और दूसरा बृहद जीव अणु। सूक्ष्म जीव अणु का जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उनका परमाणुक आणविक जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है, जबकि बृहद जो जीव अणु होते हैं इनका आणविक द्रव्यमान अधिक होता है। और इनमें से किसी भी एक अणु की अगर शरीर में कमी हो जाए तो उस कंडीशन में कोशिका के संरचना या कोशिका के कार्यों पर इसका जस्ट विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब सूक्ष्म जीव अणु के अंतर्गत जो ऐसे तत्व जो इनकी शरीर में आवश्यकता जो है कम है उनके द्वारा जो अणु का निर्माण हुआ है उन अणुओं को हम कहते हैं सूक्ष्म जीव अणु। और बृहद अणु के अंतर्गत जैसे शरीर की कोशिकाओं में डीएनए होता है, आरएनए होता है ना, तो ये ऐसा रासायनिक यौगिक जो जिनकी जो है जिनका संरचना जो है बहुत जटिल होता है या बड़ा होता है या जिनका आणविक द्रव्यमान जो है बहुत अधिक होता है, ऐसे अणुओं को हम बृहद जीव अणु के नाम से जानते हैं। अब जीव शब्द इसलिए यहाँ पर जोड़ा गया है क्योंकि उन्हीं से जीवन आगे चल रहा है। जैसे डीएनए है ना, डीएनए में क्या पाया जाता है, द्विगुणन की क्षमता होता है और डीएनए के जो स्ट्रक्चर है, डीएनए के जो आणविक द्रव्यमान है वो बहुत अधिक होता है। इसलिए ऐसे अणुओं को हम कहेंगे बृहद दीर्घ अणु। अब हम देखते हैं जो सूक्ष्म जीव अणु हैं इनकी हम और किस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं। तो वे अणु जो शरीर में बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं या जिनका आणविक द्रव्यमान कम होता है, फिर जिनकी रासायनिक संरचना जो है बहुत सरल होता है, जो आसानी से जल में या विलायकों में जो है विलय हो जाते हैं, और जिनकी जीव अणु में जो है इसकी विपरीत जिनकी जो शरीर में आवश्यकता कम होती है, ऐसे अणुओं को हम सूक्ष्म जीव अणु के नाम से जानते हैं। फिर बृहद जीव अणु जिस उनके गुणों के सूक्ष्म जीव अणु के गुणों के विपरीत होता है। अब हम देखते हैं इसी में से एक अणु जल। जल या वाटर। जल जीव द्रव्य का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। हमारे शरीर में जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य किसको कहते हैं एक्चुअल में, जो हमारा कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और उसी प्रकार केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा रहता है, कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य, ये दोनों आपस में मिलकर कहलाते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म का आवश्यक घटक होता है जल। हमें मालूम है कि प्रत्येक जीव का जो शरीर की जो कोशिका है उसका लगभग 60 से लेकर 90% भाग जो है जल होता है। जल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बना हुआ यौगिक है, जिसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो संयोग से बना हुआ यौगिक है, जिसमें हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो 2 होता है और ऑक्सीजन का अनुपात 1 होता है।
यहाँ पर सुधार लेंगे कि जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ यौगिक है, जिसमें हाइड्रोजन का अनुपात 2 होता है और ऑक्सीजन का अनुपात 1 होता है। ये जीवों का जो है जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। मतलब जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है, और उस जीव द्रव्य का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? जल के द्वारा हुआ है। कई जगह आपको स्लोगनों में मिलता है जल ही जीवन है, स्लोगन आपको लिखा मिलता है जल ही जीवन है। अर्थात यदि हमारे शरीर की जो कोशिका का लगभग 60 से 90% भाग जो है किसके द्वारा तैयार हो रहा है? जल के द्वारा तैयार हो रहा है। जीवों का जो भार होता है, मान लो कोई जीव का भार जो है 100 किलोग्राम है, तो उसका लगभग 60 से 90% जो 90 किलोग्राम का वजन जो है वो किसका होगा? पानी का होगा। फिर जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वो पानी से हुई है, जल से हुई है। फिर जल जो है जीवों के शरीर के लिए विलायक का कार्य करता है। एक ऐसा पदार्थ है जो लगभग अधिकांश पदार्थों को, जल जो है एक ऐसा पदार्थ है जो अधिकांश पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है। इसी की विलेयता के कारण जो है बहुत सारे उपयोगी जो पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, जिसको जीव के द्वारा लिया जाता है, वो भोज्य पदार्थ जल में विलय होते हैं, तभी वो अपघटित हो सकते हैं और ऑक्सीकृत होकर जो है ऊर्जा या फिर जो आवश्यक पदार्थों को मुक्त करते हैं। यदि जल नहीं होता तो जीवन संभव नहीं होता। जो प्राथमिक जीव की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति में आपने पढ़ा है, जीव की जो उत्पत्ति जो हुई है वो जल से ही हुई है, और समस्त जीव जो वर्तमान में जो स्थलीय जीव हैं उनकी भी उत्पत्ति जो है जल से ही हो रहा है। जैसे गर्भाशय के अंदर जो पानी भरा रहता है उसी में जो शिशु जो है पलता है। तो ये जो जल या पानी के जो अणु होते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक विशेष प्रकार का बंध पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सहसंयोजक बंध, HOH जिसको लिखा जाता है। तो इसमें सहसंयोजक बंध और ऑक्सीजन की जो संयोजकता को पूर्ण करने के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणु जो है साझा किए हैं, साझेदारी के द्वारा बंध बना है, इसलिए इस बंध को कहते हैं सहसंयोजक बंध। और हमें ये भी मालूम है कि यहाँ पर जो जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रॉन को, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता हाइड्रोजन से कम है। तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जिनकी साझेदारी हुई है, जैसे इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। चूंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के परमाणु के नाभिक के अधिक नज़दीक होता है, जिसके कारण यहाँ पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर जो है आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब जब यहाँ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है तो हम ये भी जानते हैं कि विपरीत आवेश वाले अणुओं में आपसी आकर्षण होता है, जिसके कारण जल के अणु जो है आपस में संगुणित हो जाते हैं और अस्थायी हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। वो कैसे अस्थायी हाइड्रोजन बंध बनेगा ये देख लेते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु हुआ, 2 हाइड्रोजन परमाणु हो गए, इसके साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। यहाँ पर इसकी ऋण विद्युतता अधिक है, इस कारण इसमें आंशिक ऋण आवेश और इन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यही इसी प्रकार नज़दीक में जो है दूसरा हाइड्रोजन जल के अणु जो है मौजूद हैं, उस जल के अणु में भी इसी प्रकार की वो होगी, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश। अब यहाँ पर एक पर धनावेश और एक पर यहाँ पर ऋण आवेश है, इसलिए दोनों आपस में एक बंध बनाते हैं, जिसको कहते हैं अस्थायी हाइड्रोजन बंध। ये अस्थायी हाइड्रोजन बंध जो बना हुआ है, बांड जो बना हुआ है, इसके कारण एक आपस में क्या हो गए, संगुणित हो गए, है ना। और ये संगुणन जो है यहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये आगे दूसरे जल के अणुओं का भी क्या करेगा, संगुणन करता रहेगा। ऐसा इसके साथ एक अस्थायी हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखें, यहाँ पर मान लो जल के और अणु मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी ये संगुणित होकर एक अस्थायी हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से जल जो है, जल के अणु आपस में संगुणित हो जाता है और संगुणित होकर एक अवस्था भी धारण कर लेते हैं, ठोस अवस्था में। तो प्रकृति में पानी जो है या जल जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में पाया जाता है जिसको हम बर्फ कहते हैं, फिर गैस अवस्था में भी पाया जाता है और फिर द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। तो जीवों के जो जीव द्रव्य है उसमें द्रव अवस्था में होता है और वातावरण में बाहर जो है ठोस और गैस के रूप में मौजूद हो सकता है। अब हम देखते हैं ये जो जल है,
इसका और क्या वो है कार्य, मतलब इसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं। जल स्वयं के जो तथा दूसरे कणों को जो है आपस में बांधने का कार्य करता है, अर्थात जल जो है स्वयं संगुणित भी हो सकता है और उसके अलावा दूसरे अणुओं को भी बांधने की क्षमता रखता है। और जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ या एक यौगिक जो है दूसरे यौगिक के साथ यदि बंध का निर्माण करे, अस्थायी हाइड्रोजन बंध का निर्माण करे, तो उसमें आसानी से वो घुल जाता है। इसलिए जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, अर्थात एक कुछ ही ऐसे प्रकृति में पदार्थ है जिनको इसमें घोलने, जल में जो है घोलने की क्षमता नहीं होता, बाकी अधिकांश पदार्थों को ये आसानी से घोल लेता है। फिर देखते हैं जल का महत्व। जल का क्या महत्व है? तो जल जो है शरीर में जो जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको शरीर की विविध कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए आवश्यक घटक होता है। इसी प्रकार जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ जल की उपस्थिति में बनते हैं और जल के द्वारा ही इनको शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। फिर जीव द्रव्य का प्रमुख घटक होता है, प्रमुख भाग होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव के शरीर का जो है लगभग 60 से लेकर 90% भाग जल से ही बना हुआ है। इसके अलावा जल शरीर की कोशिकाओं की जो कोशिकाओं को जो है यांत्रिक आधार प्रदान करता है। जल पौधों की जो पत्तियां होती है उसकी स्फीति दशा को बनाए रखता है। आपको मालूम है कि जो छुई मुही के जो पौधा होता है उसकी पत्ती को एक थोड़ा सा टच करते हैं, छूते हैं, तो उसकी पूरी उसमें भरा हुआ पानी जो है उसके तने की ओर हस्तांतरित हो जाता है, जिसके कारण वो पत्तियां मुरझा जाती हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात वही पत्तियां पुनः तने हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि पानी में पत्तियों में जो है पानी भरा रहता है, जिसके कारण वो तना हुआ दिखाई देता है, और जैसी वो पानी जो है हट जाए वैसे वो मुरझा जाता है। इसका हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक पौधे में लगी हुई पत्ती को यदि हम तोड़कर उसको धूप में रख दें कुछ समय के लिए, तो कुछ समय पश्चात देखेंगे कि पत्तियां मुरझाकर सिकुड़ जाती हैं। इसी प्रकार जल जो होता है जीव के शरीर की जो कोशिका का पराविद्युतांक को नियंत्रित करके रखता है। फिर कोशिका के जो वृद्धि दीर्घ काल तक हो, इसके लिए जो है आवश्यक घटक होता है जल। फिर जल जीवों का जो है पादप कोशिका बीज के जो है अंकुरण के लिए आवश्यक होता है। सूखा बीज को यदि हम कहीं पर छोड़ दें तो कभी भी अंकुरित नहीं होगा, लेकिन यदि उसको नमी मिल जाए अर्थात पानी मिल जाए तो आसानी से वो अंकुरित होता है। फिर जल जो है शरीर के जो प्राषण के क्रियाओं को नियंत्रित करके रखता है। प्राषण की जो क्रिया होती है उसको क्रमाकुंचन की गति को नियंत्रित करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का आवश्यक घटक होता है ना। हमें मालूम है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की आवश्यकता होती है, तो वो पानी उस समय जल जो है उसकी पूर्ति करता है। तो इस प्रकार से आपने जल के महत्व के बारे में पढ़ा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ये तो हो गया जल का महत्व। अब हम देखते हैं खनिज तत्व या खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ या इसी को कहता है मिनरल्स। पौधों और जंतुओं के उत्पादों को यदि हम जलाएं तो उसमें जो भस्म शेष बचता है, उस भस्म का यदि विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि उसमें विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक तत्व मौजूद रहते हैं। उन्हीं रासायनिक तत्वों को खनिज तत्व कहा जाता है। खनिज तत्व उनका नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि वो प्रकृति में पौधों को या जंतुओं को कहाँ से मिलते हैं? भूमि से मिलते हैं। जैसे पौधे जो होते हैं भूमि के अंदर से उन रासायनिक तत्वों को अवशोषित करते हैं और उनके द्वारा जो फली तैयार किया जाता है या उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उसमें वो संरक्षित रहता है। वो पत्तियों को या फिर उनके फलियों को जब जंतु द्वारा उपयोग किया जाता है तो वो रासायनिक तत्व खनिज तत्व जो है या खनिज पदार्थ जो हैं जंतुओं को प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम किसी पौधे के उत्पाद को या जंतु के उत्पाद को ओवन में जो है लगभग 500 से या 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कुछ समय के लिए रख दें तो उसमें उपस्थित जो रासायनिक तत्व होंगे
वो रासायनिक तत्व विभिन्न प्रकार के यौगिकों के रूप में जो गैसीय अवस्था में होंगे वो तो उड़ जाएंगे। जैसे मान लो सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना के उड़ जाएगा। यदि वहाँ पर नाइट्रोजन है तो अमोनिया के रूप में उड़ जाएगा। यदि उसमें कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उड़ जाएगा। लेकिन उसके बाद उसमें जो शेष जो बचेगा उसका यदि विश्लेषण किया जाए तो उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व मौजूद रहते हैं, रासायनिक पदार्थ मौजूद रहते हैं। उन्हीं रासायनिक पदार्थों को हम खनिज पदार्थ के नाम से जानते हैं। ये जो खनिज पदार्थ का जीवों के शरीर में उपयोग जो होता है या इसको जो भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो उसको हम कहते हैं खनिज पोषण। हमें मालूम है कि प्रत्येक जीव को जो है जीवित रहने के लिए मुख्य रूप से 6 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है वसा, चौथा होता है विटामिन्स और पांचवा होता है जल और इसमें लिख सकते हैं छठवां खनिज तत्व। तो एक खनिज तत्वों की पूर्ति जो है पौधों को पौधे के द्वारा जो है जमीन से अवशोषित कर लिया जाता है और उन्हीं पौधों के उत्पादों को जब जंतु उपभोग करता है या पोषण के रूप में ग्रहण करता है तो खनिज तत्व उनको मिल जाते हैं। तो जीवों में इस प्रकार खनिज तत्वों की आवश्यकता या खनिज तत्वों को भोजन के रूप में जो ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं हम खनिज पोषण। ये खनिज पोषण के अंतर्गत जो खनिज पदार्थ होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो दीर्घ मात्रिक और दूसरा सूक्ष्म मात्रिक। दीर्घ मात्रिक खनिज पदार्थ और दूसरा सूक्ष्म मात्रिक खनिज पदार्थ। जो दीर्घ मात्रिक खनिज पदार्थ होते हैं इनकी जीवों के शरीर में जो है आवश्यकता अधिक होता है या ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो कार्बन से बने हुए कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का घटक है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी प्रकार डीएनए हो गया, डीएनए का घटक है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये ऐसे तत्व जिनकी शरीर में जो है जो शरीर में अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इनको दीर्घमात्रिक पोषक तत्व के रूप में या खनिज तत्व के रूप में जानते हैं। अब हम यहाँ पर पोषक तत्व खनिज पदार्थ के स्थान पर पोषक तत्व लिख दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दीर्घमात्रिक पोषक तत्व और उसी प्रकार सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ये इनकी आवश्यकता अधिक है और इनकी आवश्यकता कम है। ये जो है कम मात्रा में पाया जाता है, इनकी जो है सूक्ष्म मात्रा ही जो शरीर में होने वाली क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं ये जो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जो है एक जीव के शरीर की कोशिका के लिए कितना आवश्यक है या जीव के शरीर की संरचना के लिए या उसकी जैविक क्रियाओं के लिए कितना उपयोगी है, तो इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों इसको भोजन के रूप में लिया जाता है। तो पहले ये देख लेते हैं खनिज तत्व का जीवों के शरीर की संरचना में भूमिका, क्या क्या भूमिका होता है। तो सबसे पहला कोशिकी संरचना के रूप में बहुत सारे खनिज जो पोषक तत्व होते हैं, वो खनिज पोषक तत्व जीवों के शरीर की संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक घटक होते हैं। जैसे हमें मालूम है पौधों के कोशिका के चारों जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है। वो कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेलुलोज का निर्माण करने वाले जो घटक होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इसी प्रकार पौधों की कोशिकाओं में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। उस क्लोरोफिल का प्रमुख घटक होता है मैग्नीशियम।
फिर हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में जो रुधिर होता है, रुधिर में जो है रुधिर के जो घटक होते हैं आरबीसीज में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उस हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है आयरन। तो ये ऐसे तत्व हैं जिनकी उपस्थिति में वो जटिल रासायनिक यौगिकों का निर्माण संभव है, इसलिए शरीर की संरचना के निर्माण में आवश्यक अपना योगदान देते हैं। फिर सल्फर जो है एमिनो एसिड का भाग है। सल्फर एमिनो एसिड का प्रमुख घटक होता है जिसके द्वारा एमिनो अम्ल के बहुलीकरण से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये तो हो गया पहला कार्य। फिर दूसरा कार्य देख लेते हैं, जीवों में सक्रिय पदार्थों के रूप में, जीवों में सक्रिय पदार्थों के रूप में ये जो पोषक तत्व होते हैं वो जीवों के शरीर के लिए, जीवों के शरीर में जो है उनकी सक्रियता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक घटक होते हैं। कई हमारे शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं या प्रकीर्ण होते हैं जो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, उसको ये पोषक तत्व जो है उपस्थित होकर उनकी सक्रियता को बढ़ाते हैं, जिससे आसानी से उस रासायनिक क्रिया संपन्न होता है। अब मान लो ये रासायनिक तत्व जो है उपलब्ध न हो तो उस कंडीशन में विविध प्रकार के बीमारियां होती हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे आयरन की, आयरन हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है। अब मान लो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो सीधा सीधा रुधिर की कमी हो जाती है, और जब रुधिर की कमी जो होता है उसी को हम कहते हैं एनीमिया। इसी प्रकार हमारे जो गले में जो एक ग्रंथि है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है जिसको कहते हैं थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रमुख घटक होता है आयोडीन, जिसको हम भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, अर्थात नमक खाते हैं तो हमको आसानी से उसमें आयोडीन मिल जाता है। मान लो शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो उस समय आयोडीन की कमी की पूर्ति करने के लिए जो थायराइड ग्रंथि है जो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रहा है, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करना बंद कर देगा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण जो है आयोडीन की उपस्थिति में ही संभव है। तो उस कंडीशन में जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जब सिक्रीशन नहीं होता तो उसकी कमी की पूर्ति करने के लिए जो हमारा थायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि में एक सूजन हो जाता है, और सूजन होने के कारण गला सूज जाता है, जिसको हम एक रोग के नाम से जानते हैं, घेंघा रोग, या इसी घेंघा रोग को कहते हैं गोइटर। तो इस तरीके से इस शरीर की सक्रियता के लिए, शरीर में आवश्यक पदार्थों के निर्माण के लिए एक पोषक तत्व तो बहुत ही आवश्यक होते हैं। फिर अगला कार्य देख लेते हैं, या अगला भूमिका देख लेते हैं, खनिज और प्रकीर्णों की क्रियाशीलता। खनिज और जो प्रकीर्ण होते हैं उनकी क्रियाशीलता भी खनिज तत्वों के द्वारा या इन खनिज पोषकों के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे खनिज तत्व हैं जो रासायनिक क्रिया में जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कॉपर, इसी प्रकार साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस एंजाइम, है ना। ये सब रासायनिक तत्व जो है या पोषक तत्व जो होते हैं वो रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए, उनकी सक्रियता को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रकीर्ण के रूप में हमेशा शरीर के कोशिकाओं में विद्यमान रहते हैं, तभी वो रासायनिक क्रियाएं जो है एक निश्चित दर से संपन्न होते हैं। फिर अगला कार्य देख लेते हैं, चौथा खनिज के दूसरे कार्य। खनिज जो होते हैं वो शरीर की संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक घटक होते हैं। इसके अलावा शरीर की जो कोशिका की शरीर के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसकी पारगम्यता के लिए आवश्यक होते हैं। फिर उन कोशिकाओं में जो प्राशरण विषण जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित करने के लिए आवश्यक घटक होते हैं। फिर खनिज जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज जो होते हैं वो
कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जो खनिज तत्व हैं, एक खनिज तत्व शरीर में जो तंत्रिकाओं की क्रियाशीलता को जो है नियंत्रित करने के लिए उपयोग में आते हैं। फिर अगला कार्य देख लेते हैं। पांचवा, पौधे या पौधों, जिसको हम पादप लिख सकते हैं, पादप कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं में प्रासरण दाब को जो है अनुरक्षित करने में ये जो खनिज तत्व होते हैं वो पादप कोशिकाओं में होने वाले जो प्रासरण की क्रिया है, उस प्रासरण की क्रिया में जो एक दाब आरोपित किया जाता है जिसको हम प्रासरण दाब कहते हैं, उसको भी अनुरक्षित करके रखते हैं, जिसके कारण पादप कोशिकाओं के जो शरीर के जो जल जो होता है, विलायक के रूप में जो उनकी कोशिकाओं में जो उपलब्ध जल रहता है वो बाहर निष्कासित नहीं होता। फिर ये खनिज जो होते हैं वो खनिज संतुलकों के रूप में भी काम आते हैं। खनिज संतुलकों के रूप में, अर्थात शरीर की कोशिका के अंदर एक खनिज तत्व ही जो है पूरे संतुलन को बनाकर रखते हैं। आवश्यकता अनुसार उन खनिज तत्वों की पूर्ति जो है पोषण के माध्यम से या भोजन के माध्यम से होता रहता है। फिर पादप कोशिकाओं में प्रासरण दाब, कोशिकाओं की जो पारगाम्यता है वो भी खनिज तत्वों के द्वारा ही नियंत्रित रहता है। अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। मोनो एवं ओलिगो सैकेराइड्स। मोनो एवं ओलिगोसैकेराइड्स। तो मोनो और ओलिगोसैकेराइड जो है सामान्य शर्करा के उदाहरण हैं। सामान्य शर्करा हमारे शरीर में जो जीव द्रव्य का प्रमुख घटक होता है शर्करा, उसका वो जो है कितने रूप में पाए जाते हैं? दो रूप में हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स के रूप में या ओलिगोसैकेराइड्स के रूप में, और एक तीसरा और होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स किसको कहेंगे? ऐसे रासायनिक यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्रमशः 1:2:1 के अनुपात में मिलने से बनते हैं, जिनका स्वाद मीठा होता है, जिनका जो रासायनिक संरचना जो होता है वो बहुत सरल होता है, और ये जो है जल के हाइड्रेट्स के नाम से जाने जाते हैं। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनकी अगर हम सामान्य सूत्र की चर्चा करें तो इनका जो सामान्य सूत्र होता है CXH2Y होता है, अर्थात इनके बीच अनुपात है 1:2:1। अब यहाँ पर X के स्थान पर यदि हम 6 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा H2O6। अब इसको आगे वो कर लें तो ये हो जाएगा C6H12O6। इसको कहा जाता है सामान्य शर्करा या ग्लूकोज, या इसको जो है चूंकि ये दो रूप में पाया जाता है, एक तो एल्डिहाइड रूप में पाया जाता है और दूसरा कीटोनिक रूप में। तो जो ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक रूप होता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोज, और जो कीटोनिक रूप होता है उसको कहते हैं फ्रुक्टोज। तो इस तरीके से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं या जो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में या सरल शर्करा के रूप में पाए जाते हैं, जो जिनका सामान्य सूत्र हो गया CXH2OY, जिनको कार्बन के हाइड्रेट्स के नाम से जाना जाता है। कार्बन और उसके आगे जुड़ा हुआ है H2O। अब हम इसकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी परिभाषा लिखें दें तो क्या होगा परिभाषा? वे रासायनिक यौगिक या कार्बोहाइड्रेट्स वे कार्बनिक यौगिक हैं या रासायनिक यौगिक होते हैं जो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या फिर ऐसे रासायनिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके ऑक्सीकरण करने जल अपघटन करने पर वो
एल्डिहाइड या कीटोन मुक्त करते हैं। ऐसे यौगिकों को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स जीवों के शरीर के लिए, जीवों के शरीर में जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों की कोशिकाओं में जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तथा पौधों में जो है हरित लवक पाया जाता है, उसकी उपस्थिति में क्रिया करते हैं। क्रिया करके सरल कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को प्रकृति में मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण या निर्माण होता रहता है। ये एक सामान्य कोशिका का लगभग 9% भाग का निर्माण करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब एक कोशिका का लगभग 9% भाग या जीव द्रव्य का लगभग 9% भाग जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ होता है। फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है आगे हमने दो लिखा था, एक तो मोनोसेक्राइड्स और दूसरा ओलिगोसेक्राइड्स। तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो किसे कहेंगे और ओलिगोसेक्राइड्स किसे कहेंगे? तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेकेराइड्स ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कार्बन परमाणु संख्या 3 से 7 तक का होता है, उनको मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। फिर दूसरा ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं मोनोसेक्राइड्स के 2 या 2 से अधिक अणुओं के संयोजन से बनते हैं। अर्थात ओलिगोसेक्राइड जो है इन्हीं मोनोसेक्राइड्स के संयोजन से बना हुआ यौगिक है जिसमें आवश्यक जल के अणु का निष्कासन किया जाता है। तो ये जीवों के शरीर में जो है 2 रूप में उपस्थित हो गया, एक तो मोनोसेक्राइड्स के रूप में, दूसरा ओलिगोसेक्राइड्स के रूप में। तो पहला हम देख लेते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड जो है हमेशा स्वाद में मीठे होते हैं, जिनका आणविक द्रव्यमान कम होता है, जिसमें कार्बन परमाणु की जो संख्या होता है 3 से 7 तक का होता है। ऐसे मोनोसेक्राइड्स को हम ऐसे जो कार्बनिक यौगिक है कार्बोहाइड्रेट्स को हम मोनोसेक्राइड्स के नाम से जानते हैं। इन पे 2 प्रकार का समूह पाया जाता है, या इनका जो सामान्य सूत्र में 2 मुख्य रूप से मूल यौगिक पाए जाते हैं। जैसे एल्डिहाइडिक समूह, एल्डिहाइडिक या एल्डिहाइड रूप। एल्डिहाइड रूप में RCHO के रूप में लिखते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं RC⋯O। फिर दूसरा इसका रूप पाया जाता है कीटोनिक रूप। तो कीटोनिक रूप में जो है सामान्य सूत्र लिख सकते हैं हम RCO या फिर RC⋯O और R। ये होता है इसका कीटोनिक रूप। तो ये प्रकृति जीवों में जो है मोनोसेक्राइड्स 2 रूप में होते हैं, जिनमें एल्डिहाइडिक समूह होता है वो, जैसे यहाँ पर R के स्थान पर हम जो है हेक्सोस शुगर की बात करें तो जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और फिर फ्रुक्टोज के रूप में उसको जाना जाता है। अब देख लेते हैं बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स हैं, उनमें से सबसे पहला मोनोसेक्राइड्स ट्राइओस। ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 होता है। ऐसे मोनोसेक्राइड जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 होता है उनको कहते हैं ट्राइओस या ट्राइओस शर्करा या शुगर, इनको शुगर के नाम से जाना जाता है। अब जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 होगा, हमने एक सामान्य सूत्र लिखा था CxH2O(Y). तो यहाँ पर X बराबर लिखा जा रहा है 3, तो Y बराबर भी होगा 3। यहाँ पर वो कर दें तो C3H2O और 3, या इसी को लिख सकते हैं C3H6O3। ये कहलाता है ट्राइओस शुगर। ये जो ट्राइओस शुगर जो है ये फिर से 2 रूपों में पाया जाएगा, एक तो एल्डिहाइडिक रूप में और दूसरा कीटोनिक रूप में। तो इसका जो एल्डिहाइडिक रूप होता है वो होगा HC⋯O, फिर CHOH 2 कार्बन हुआ, फिर CH2OH।
तो ये कार्बन की परमाणु संख्या हो गया 1, 2 और 3, इसलिए यहाँ पर इसको कहा जाता है ट्रायो सुगर। हाइड्रोजन को देख लेते हैं, 6 है कि नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। ऑक्सीजन परमाणु संख्या वहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन परमाणु हो गए, 1, 2 और 3। तो इस तरीके से इस सुगर को हम कहते हैं ट्रायो सुगर। चूंकि इसमें जो समूह है CHO समूह है, इसलिए इसको कहते हैं इसका एल्डिहाइडिक रूप। इसी को ग्लिसरॉल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका हम कीटोनिक समूह देख लें या कीटोनिक रूप देख लें, C डबल बॉन्ड O, फिर CH2OH और ऊपर CH2OH। यहाँ पर इसका कीटोनिक रूप कहलाता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन की दो संयोजकताएं जो है कार्बन के साथ संयोजक बंध द्वारा संतुष्ट हो रही हैं, तो ये कहलाता है इसका कीटोनिक रूप। तो ट्रायो सुगर जो है मुख्य रूप से 2 रूपों में पाया जाएगा, एक तो एल्डिहाइडिक रूप में और दूसरा कीटोनिक रूप में। फिर दूसरा देखते हैं टेट्रो सुगर। टेट्रोस सुगर ऐसे सुगर या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसेक्राइड्स जिसमें कार्बन परमाणु संख्या 4 होता है, उसको कहते हैं टेट्रोस सुगर, जिनका सामान्य सूत्र हो जाएगा C4H8O4, या इसी को हम लिख सकते हैं C4H2O4। ये भी प्रकृति में 2 रूप में पाया जाता है, एक तो एल्डिहाइडिक रूप में और दूसरा कीटोनिक रूप में। इसका एल्डिहाइडिक रूप होगा HC डबल बॉन्ड OCHOH, फिर COH H और CH2OH, या फिर इसको भी ऐसा लिख दें CHOH। अब यहाँ पर जो हम इसको अल्टरनेट क्रम में लिख रहे हैं, OH और H फिर H और OH, इसलिए लिखा गया है क्योंकि यदि एक क्रम में रहे तो उस कंडीशन में ये जो है जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऋण विद्युता में अंतर होता है, इसलिए जल के रूप में ये निष्कासित हो सकते हैं। तो ये रूप जो है कहलाता है टेट्रोस सुगर का एल्डिहाइडिक रूप। अब इसका हम कीटोनिक रूप को देख लेते हैं। ये कीटोनिक रूप में भी ये भी उपलब्ध होता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर CHOH और CH2OH, ये कहलाता है इसका टेट्रोस रूप। इसमें कार्बन की संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, हाइड्रोजन की संख्या 2, 1, 3, फिर 4, 5, 2, 7 और 1, 8। इसी प्रकार ऑक्सीजन की संख्या हो गया 1, 2, 3 और 4, तो ये कहलाता है टेट्रोस सुगर। तो आज आपने कोशिका के सूक्ष्म जीव अणु के अंतर्गत उसकी प्रस्तावना, कोशिकीय पूल का मापन कैसे होता है, फिर जल, खनिज तत्व और मोनोसेक्राइड्स तथा ओलिगोसेक्राइड्स के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट कालखंड में इसके जो शेष मोनोसेक्राइड्स हैं और ओलिगोसेक्राइड्स हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।